हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन, योर एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 14। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब 1857 में कुछ रिवॉल्ट हुआ था, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मिलता है पहले में एक सेल्फ सर्वे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रीच इंडिया। मतलब ऐसा कौन सा इंसान था जो कि लोगों को पता था, मतलब हमें पता है अब कि ये जो है यूरोपियन था और वो इंडिया पहुंचा था। सेकंड, नेम एनी थ्री ग्रेट लीडर्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के थ्री ग्रेट लीडर्स के बारे में बताना है, हमें उनका नाम बताना है। अब आते हैं अपने चैप्टर पे। सौयों साल पहले इंडिया बहुत ही एक रिच कंट्री थी। अब यहाँ पे जो है स्पाइसेस, गोल्ड्स और सिल्क और पर्ल्स फेमस थे, और बहुत और चीज़ें भी थी। अब बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव ने ट्रेडिंग राइट्स लाए थे इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के साथ में। अब 14 वास्को डिगामा थे, उन्होंने सी रूट के थ्रू इंडिया आए थे और उन्होंने कालीकट में लैंड किया था। इसका मतलब ये है कि अब हमारे लिए सी रूट तो कोई था नहीं, तो वास्को डिगामा ने इंडिया तक का एक सी रूट ढूंढ लिया था और वो लैंड हुए कालीकट में। लैंड मतलब वो सी के थ्रू आया था, उन्होंने अपना जो शिप वगैरह था, जो भी यॉट था, वो पार किया कालीकट के उसमें, आपके बंदरगाह पे। अब कालीकट केरला में है, एक ऐसी स्टेट है जहाँ बहुत ज़्यादा नोन है स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए। अब जो कालीकट के किंग थे उस समय, उन्होंने पोर्टुगीज को अलाउ किया था इंडिया में ट्रेडिंग कैरी करने के लिए। अब जो पोर्टुगीज ट्रेडर्स थे, उनके पास सून मोनोपोली आ गई स्पाइसेस की ट्रेड के ऊपर। अब उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिए ट्रेडिंग सेंटर्स, कहाँ कहाँ पे, गोवा में, कालीकट में, कोचिन में एंड कैननौर में, है ना। तो इसका मतलब ये था कि राजा जी के हिसाब से तो मोनोपोली चालू थी, और राजा जी ने ही उनको मोनोपोली करने का हक दिया था। अब जो पोर्टुगीज ट्रेडर्स थे वो तो बहुत ज़्यादा क्रूअल थे और अनफेयर ट्रेड करते थे इंडियंस के पास। अब उनको उन्होंने फोर्स कर दिया लोकल इंडियन पीपल को, पोर्टुगल की वजह से वो इंडियंस के द्वारा लाइक नहीं किए जाते थे। और तकरीबन 100 सालों तक पोर्टुगीज के पास कोई कंपेटिटर नहीं था ट्रेड के अंदर इंडिया में। बट 16th सेंचुरी के एंड में यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि डच, ब्रिटिश और फ्रेंच आए इंडिया में, और बहुत अच्छा कंपटीशन बढ़ गया था इन कंट्रीज के बीच में। जो तो मतलब पोर्टुगीज, आपको मतलब पोर्टुगल, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच, इन लोगों के बीच में बहुत अच्छा कंपटीशन बन गया था। अब आते हैं ब्रिटिश के ऊपर। पहले दिसंबर 31 1600 में क्वीन एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड की क्वीन थी, उन्होंने एक रॉयल चार्टर ग्रांट किया ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो ट्रेड कैरी करें ईस्ट में, है ना। अब जो शिप्स थे वो पहले अराइव हुए इंडिया के अंदर 1608 में, और वो डॉक हुए सूरत में। डॉक मतलब वो सूरत में आए, मतलब सूरत में उनका शिप जो है पार्क हुआ। फिर 4 साल बाद जो ब्रिटिश ट्रेडर्स, उन्होंने पोर्टुगीज को डिफीट किया बैटल ऑफ स्वैली में, और उन्होंने गेन किया फेवर मुगल एम्परर जहांगीर का इस प्रोसेस में। अब इसके बाद लेटर जो है उनको परमिशन मिल गई एम्परर की कि वो अदर ट्रेडिंग सेंटर्स बनाएं, और चेन्नई, मुंबई, कोलकाता में ट्रेडिंग सेंटर ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए। उन्होंने फोर्ट्स बिल्ड करे और आर्मीज मेंटेन करी इन सेंटर्स पे, और ये एश्योरेंस के साथ साथ कि उनको जो है प्रोटेक्ट करा जाएगा गोडाउंस को, और वहाँ पे जो है गुड स्टोर करे जाएंगे। अब डिस्प्यूट्स बढ़ गए ब्रिटिश और यूरोपियन ट्रेडिंग ग्रुप्स में, और बहुत सालों तक चले। वो लोग ने बैटल भी बहुत सारी फॉलो करी एक दूसरे के साथ। इन दी एंड ब्रिटिश जो है वो जीत गए, और उन्होंने सक्सीड कर लिया थ्रोइंग आउट एवरी यूरोपियन पावर फ्रॉम इंडिया। अब क्योंकि बैटल हुई और ब्रिटिश जीत गया, तो ब्रिटिशर्स ने सारे के सारे यूरोपियन पावर्स को इंडिया से भगा डाला। अब आते हैं बैटल ऑफ प्लासी पे। बंगाल इन दोज डेज वॉज रूल्ड बाय नवाब सिराज उद दौला। अब उस टाइम पे बंगाल जो था वो नवाब सिराज उद दौला जो है रूल कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे ब्रिटिशर्स से। उन्होंने ब्रिटिशर्स को ऑर्डर दिया था कि वो अपने आर्म्स और एम्यूनिशंस को अपन उनके फोर्ट से हटा दें, कोलकाता में जो उनका फोर्ट था। पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया नवाब साहब के ऑर्डर्स को ओबे करने से। तो नवाब साहब ने वॉर डिक्लेयर कर दी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब 23 जून 1957 में जो बैटल थी वो ब्रिटिशर और सिराज उद दौला जी के बीच में थी, और वो प्लासी में बैटल हुई थी। सिराज उद दौला जो नवाब ऑफ बंगाल थे वो डिफीट हो गए, उनको हरा दिया गया। इस डिफीट के बाद जो पूरा बंगाल का प्रोविंस था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पास कर दिया गया। जो ये बैटल आज हम देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाइवेट बैटल्स में से एक है, क्योंकि
ब्रिटिशर्स को इस वाली बैटल से बहुत फायदा हुआ था और उससे उनकी लीडिंग जो है वो बढ़ गई थी। अब आता डिसकंटेंट अमंग इंडियंस। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो पैटर्न था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एक क्वालिटेटिव चेंज में बहुत ज़्यादा चला गया था। 1765 में जो मुगल एम्परर थे हमारे शाह आलम, उन्होंने ग्रांट कर दिया दीवानी, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है जितने भी ट्रेडर्स थे। जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। उसने क्लेवरली मैनेज करा जो है इंडिया से ह्यूज वेल्थ कलेक्ट करने में। मतलब उसने एक तरह से इंडिया को लूटना चालू कर दिया। इंडियन फार्मर्स को ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया कि वो क्रॉप्स ग्रो करें उनकी चॉइस के हिसाब से। मतलब वही वीट राइस वगैरह ज़्यादा ग्रो ना करें, जो वो कह रहे हैं वो ग्रो किया जाए। तो आपने सुना होगा इंडिगो, है ना। तो कुछ पार्ट्स में बिहार के फार्मर्स को ब्रिटिशर्स के द्वारा फोर्स किया गया कि आप लोग इंडिगो उगाओ। इंडिगो होता है ब्लू पाउडर जो कि मिल्क लॉस को डाई करने में यूज होता है। अब फार्मर्स के पास इंडिगो का तो कोई यूज नहीं था, पर उनको ग्रो करने थे फूड ग्रेन्स ताकि वो अपने को फीड कर सकें। और फार्मर्स को जो है फोर्स किया गया इंडिगो उगाने के लिए ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन बहुत लो कॉस्ट पे। मतलब इसमें नुकसान तो अल्टीमेटली फार्मर्स का ही था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है लो कॉस्ट पे फार्मर्स से खरीद रहे थे इस चीज़ को। और क्योंकि फार्मर बहुत पुअर थे, वो उससे भी ज़्यादा गरीब होते चले गए। क्योंकि एक तो ऑलरेडी खेती नहीं थी, और खेती उनकी बंद करवा के इंडिगो उगाना चालू कर दिया। अब इंडिगो भी वो लोग सस्ते में ले रहे थे फार्मर्स से अपने ही रेट पे। अब आज के टाइम तक जो ब्रिटिश है उन्होंने बहुत सारी मिल स्टार्ट कर दी थी इंग्लैंड में, और जो भी वेस्ट रॉ कॉटन थी वो इंग्लैंड जाने लगी थी। आज के टाइम में मतलब ही मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, आज मतलब समझ लेना इस चैप्टर के हिसाब से आज का मतलब है उस टाइम का जो प्रेजेंट था, जो मैं बात कर रहा हूँ इंडिगो टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो जो है टेक्सटाइल मिल्स के अंदर बाद में सेंड किया थे। मतलब पहले इंडिया से रॉ मटेरियल लेके इंग्लैंड जाता था, वहां से जितना भी कपड़ा बनता था वो बाद में इंडिया आता था और बिकता था। और ये गुड्स जो हैं बहुत ज़्यादा चीपर थे और बेटर थे, जो कि इंडिया में हाथों से बनाए जाते थे। अब ग्रेजुअली क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्री जो है वो बर्बाद हो गई। इंडियन वीवर्स जो थे क्राफ्टमैन थे वो कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड हो गए। और ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा हेट करना चालू किया। सबसे किंगडम जो है वो ब्रिटिश ले लेगी। मतलब किसी भी अगर मतलब अगर उनका कोई बेटा नहीं है कम आ जाएगा। किंग थे, मैं उनका बेटा हूँ। अब बाय चांस या तो मैं डॉक्टर, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ होता है। ना खुश थे ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने एक क्लेवरली लॉ बनाया कि अगर किसी भी नवाब या किंग का कोई बेटा नहीं होगा, अगर बेटियां ही हैं, तो जो उनका पूरा किंगडम है वो चला जाएगा आपका ब्रिटिश कम्युनिटी के पास। जब किंग ने, ब्रिटिश ने क्या क्या ऑक्यूपाई किया, ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया, सातारा ऑक्यूपाई कर लिया, नागपुर, झांसी, बहुत सारी अदर स्टेट्स इन इस स्टेट ऑक्यूपाई कर गई थी ब्रिटिश के द्वारा। जो इंडियन सोल्जर थे और हाई ऑफिशियल्स थे उस स्टेट्स के, वो अपनी जॉब लूज कर थे। क्यों है सही जगह इस्तेमाल करते तो मुक्त करा सकते थे ब्रिटिश कंपनी से। अब किंग को सिमिलर था, और एक मैं सोल्जर हूँ इंडिया का, उसे मिलने 50,000 रुपये, मुझे मिलने 20,000 रुपये, और मैं हम दोनों की पोस्ट सेम, हम काम सेम करते हैं, तो मैं काम क्यों करना चाहूंगा। पर एक मजबूरी वाली बात होती है कि आपको काम करना पड़ता है उस टाइम पे। और किसी भी इंडियन को हाई पोस्ट नहीं दिया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, जो है वो भी मिडिल और अपर क्लास के लिए, फॉर इंडियंस के लिए। वो भी लोअर क्लास के लिए कुछ था ही नहीं। लोअर क्लास हमारे फार्मर्स, वीवर्स, ट्रेडर्स हो गए, और ये लोग जो थे बहुत कम थे। तो इंडियन फार्मर्स, वीवर्स, ट्रेडर्स और किंग, नवाब और सोल्जर्स जितने भी थे वो सभी नाखुश थे ब्रिटिश से। तो इस सेटिस्फैक्शन ने बहुत सारी अपराइजिंग्स को जन्म दिया वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री में 1816 से 1857 तक। पर सारी अपराइजिंग जो है उनको आसानी से सप्रेस कर दिया गया। तो एक रिवॉल्ट था 1857 का जिसने शैक कर दिया फाउंडेशन को ब्रिटिश रूल में इंडिया के अंदर। तब देखते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो एक स्पार्क था इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल इंडियन आर्मी के अंदर। इंडियन आर्मी के अंदर एनफील्ड राइफल आई थी। जो दो कार्ट्रिजेस थी हमारी इस नई राइफल की, उसको ग्रीस करा जाता था एक इंग्रेडिएंट से जिसमें काव और पिग फैट था। मतलब जो उनके अंदर का कार्ट्रिज थी जिसमें बारूद होता है फिर बुलेट होती है, तो उस कार्ट्रिज को ग्रीस करते हैं ताकि हमारी बुलेट स्मूथ आ सके, नाली बाहर, नाली जिसमें गंदी
जो लंबी सी नली होती है ना, आगे पूरा पाइप है, इसमें गोली निकलती है, उसे हम नली बोलते हैं। तो जो कार्ट्रिज थी उसको बिल्कुल स्मूथ करने के लिए एक इंग्रेडिएंट था जिसके अंदर काओ और पिग फैट था। अब ये न्यूज हो गई स्प्रेड एक वाइल्ड फायर की तरह हमारे इंडियन इंडियन आर्मी जैसे कि सिपाहियों के पास। अब जितने भी हिंदूज और मुस्लिम्स थे वो शॉक हो गए, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इन कार्ट्रिज को यूज करने से। उन्होंने सूम पंचालेंगे और कोई भी सेपॉय जो भी यूज कर रहा हो उन कार्ट्रिज को, उसके अगेंस्ट वो बॉयकॉट करेंगे इस चीज को। अब जो पहली स्पार्क थी इस रिवोल्ट की वो स्टार्ट हुई मेरठ से, और 10 मई 1857 90 सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया इन कार्ट्रिज को यूज करने से। तो उनको डिसमिस कर दिया गया और उनको जेल में डाल दिया, कारावास में डाल दिया गया। और बाकी सोल्जर्स तो थे, उन्होंने रिवोल्ट किया और उनको जो है ऑफिसर्स को किल कर दिया गया। रिलीज दोज हु वर इम्प्रिजन एंड मार्च टू दिल्ली। और जिन लोगों को इम्प्रिजन कर रखा था उनको रिलीज कर दिया और दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया गया। दिल्ली में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया, देयर लीडर, एंड ड्रोव आउट ब्रिटिश फ्रॉम द सिटी। अब दिल्ली से इन्होंने ब्रिटिशर्स को निकाल दिया और वहां पे बहादुर शाह जी को उन्होंने अपना एम्पर घोषित कर दिया, और ताकि ब्रिटिश को वहां से निकाला जा सके। अब नए नए सोल्जर्स थे, उन्होंने इंडिया में जो है इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। और नाना साहिब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और ऑफ अवध, मतलब हजरत बेगम हजरत महल अवध की, एंड कंवर सिंह जो थे वो प्रोमिनेंट थे इन लोगों में। ये लोग इन लोगों को लीड कर रहे थे। पहले पहले तो इंडियंस जो थे उनको बहुत सारी सक्सेसेस मिली, बट बाद में फाइनली ब्रिटिश जो है वो सक्सीड हो गई रिवोल्ट को सप्रेस करने में। बहादुर शाह जफर जो कैप्चर हुए थे रंगून में, बर्मा में, या जो कि म्यांमार कहा जाता है, उनको जो है कैप्चर कर लिया गया था। उनके बेटों को मार दिया गया उनके सामने। बहुत सारे सौयों लोग जो हैं उनको एक जगह टाई कर दिया गया, और माउथ और जो है उनके मुंह में जो है गन रख दी गई। मतलब सौयों लोग थे, एक एक गन सबके मुंह में, और फायर कर दिए, उनके बिल्कुल खोपड़े उड़ा दिए थे। हजारों लोगों को लटका दिया गया, मौत के मुंह में लटका दिया गया एक तरह से। और जो रिवोल्ट हुआ था उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियंस को एक साथ लाने में, और उनके अंदर एक जागरूकता लाई कि ये कंट्री हमारी है और हमें इस कंट्री को इन लोगों से वापसी हासिल करना है। तो इसी वजह से जो है इंडिया 1857 को हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी 1857 में मेरठ में। एक तरह से मेरठ से स्टार्ट हुई तो दिल्ली तक चली गई थी लड़ाई ये वाली। अब इस रिजल्ट क्या रहा इस रिवोल्ट का? अब ग्रेट रिवोल्ट फेल तो हो गया अचीव होने से, पर इसका एम यही था कि वो जो है फार रीचिंग रिजल्ट्स ला सके। फार रीचिंग रिजल्ट्स क्या थे कि हम लोगों में जागरूकता आई कि हाँ ये हमारा देश है, हमें इसको वापसी हासिल करना है। तो फर्स्ट क्या था? इट पुट एन एंड टू द कंपनीज रूल इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर कंपनी का रूल एंड हो गया था। एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया का वो डायरेक्टली टेकन ओवर हो गया था बाय द ब्रिटिश क्राउन। मतलब एक तरह से जो इंडिया जो था एडमिनिस्ट्रेशन का वो ब्रिटिश क्राउन के थ्रू ओवरकम कर दिया गया था। मतलब ब्रिटिश क्राउन से सारा का सारा कंट्रोल ले लिया गया था। By a special act, both the Board of Control and the Board of Directors were abolished, and the office of the Secretary of State of India was created with an Indian Council of 15 members to assist the Governor General and Viceroy of India. अब जो एक स्पेशल एक्ट था उसके अंदर बोथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एबॉलिश कर दिया गया, और एक ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ऑफिस, और उसको बनाया गया था इंडियन काउंसिल के द्वारा विद इन एक इंडियन काउंसिल के साथ, और 15 मेंबर्स थे उसके अंदर गवर्नर जनरल और वाइसरॉय ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए। इंडियन आर्मी को भी थॉरली रीऑर्गेनाइज करा गया, उसको ढंग से दोबारा बनाया गया। अश्योरेंस दी गई कि ये स्टेट जो है वो दोबारा एनेक्स नहीं होंगी। एनेक्स मतलब दोबारा इनके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। अब जो राइट ऑफ अडॉप्शन था वो भी उन लोगों को दिया गया था कि आप जो है नए रूल्स, अच्छे रूल्स अडॉप्ट कर सकते हो। फुल रिलीजियस फ्रीडम वॉज गारंटीड टू इंडियंस। अब इंडियंस को रिलीजियस फ्रीडम था कि आप जो रिलीजन अपनाना चाहो, चाहे आप हिंदू रिलीजन अपनाना चाहो, आप मुस्लिम रिलीजन अपनाना चाहो, आप जैन अपनाना चाहो, आप चाहे फिर कोई और रिलीजन हो, सिख हो, आपको फिर क्रिश्चियन बनना हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। सेवेंथ है, इंडियंस वर ऑल्सो गिवन द एश्योरेंस दैट हाई पोस्ट वुड बी गिवन टू देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब इंडियंस को ये एश्योरेंस दी गई थी कि आपको जो है हाई पोस्ट मिलेंगी और विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपके पास हाई पोस्ट होंगी ही होंगी।
तो यही था इस चैप्टर में। आई होप चैप्टर समझ में आया होगा आपको। तो इसमें केवल लड़ाइयाँ बताई गई थी कि कैसे कैसे किस वक्त क्या लड़ाई लड़ी गई और कैसे कैसे लोगों ने कुर्बानी दी इंडिया को जो है इंडिपेंडेंट बनाने की। पर अब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, अभी बस इंडिया के पास कुछ बहुत सारे ऐसे पावर्स आई थी जिससे अब ब्रिटिश कम्युनिटी और इंडियंस इक्वल हो गए थे। अब आते हैं पाइवटल ऑफ रिलेटिंग टू, मतलब किसी भी चीज़ से आप रिलेट कर पा रहे हो। फिर दीवानी कलेक्टिंग ऑफ रिवेन्यूज, मतलब जो ब्रिटिश रिवेन्यू कलेक्ट कर रही थी उस टर्म को दीवानी बोलते थे। इंडिगो एक ब्लू डाई है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स के थ्रू, जो सिंथेटिकली बनाई जाती है। फिर डॉक्ट्रिन था प्रिंसिपल दैट इज एडवोकेटेड। डॉक्ट्रिन होता है कि ऐसा प्रिंसिपल जिसको आप एडवोकेट करते हो, मतलब आप उसको प्रॉपरली फॉलो करते हो। आते हैं आपको एक रिव्यू पे। द पोर्टुगीज ट्रेडर्स हैड अ मोनोपोली ओवर द स्पाइस ट्रेड। जो पोर्टुगीज ट्रेडर्स थे उनके पास मोनोपोली थी स्पाइस ट्रेड की। शिप्स फर्स्ट अराइव्ड इन इंडिया इन 1608 डॉकिंग एट सूरत। जो फर्स्ट हमारे शिप्स आए थे वो 1608 में आए थे और सूरत में डॉक किया था उन्होंने, सूरत में। 23 जून 1757 को ब्रिटिश और सिराज उल उद दौला में बैटल हुई थी, और प्लासी में हुई थी बैटल वो। फिर जो नवाब और किंग थे वो अनहैप्पी थे ब्रिटिशर्स से। 1857 का रिवॉल्ट वो स्पार्क था इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के अंदर एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक स्पार्क था 1857 के रिवॉल्ट का। द फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड एट मेरठ। जो फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवॉल्ट था, मतलब जो पहला रिवॉल्ट हुआ था, वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो ये था आपके चैप्टर में। अब चलते हैं इसे क्वेश्चन आंसर पार्ट पे। डाकन द करेक्ट ऑप्शंस इन द ओएमआर शीट। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास दिया गया है द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड डैश। तो सिराज उद दौला ने लड़ी थी लड़ाई वाली, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट ट्रेड सेंटर इन डैश। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला ट्रेड सेंटर कहाँ पे एस्टैब्लिश किया था? तो या तो इसका आंसर कोलकाता है या फिर इसका आंसर सूरत है, इन दोनों में से कोई सा एक होगा। हाँ, तो इसका आंसर है कोलकाता। मैं बिल्कुल सही सोचा था, इसका आंसर है कोलकाता। तो यहाँ पर हम कर देंगे टिक ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए। अब द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड एट मेरठ, ऑप्शन सी। व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड? ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी? तो आई थिंक इसका आंसर 1600 होना चाहिए। हाँ, ये रहा। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड को एक रॉयल चार्टर बना के दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1600। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब चलते चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस ऑन। जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो कब प्लेस हुई? तो वो आपकी हुई थी 23 जून 1957 में, 1757 में, सॉरी। सेकेंड है द कार्ट्रिज वर मेड ऑफ डैश एंड डैश। अब काउ एंड पिग फैट से बना हुआ था वो कार्ट्रिज, तो काउ एंड पिग। थर्ड, द फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवोल्ट स्टार्टेड एट डैश। तो मेरठ से स्टार्ट हुई थी ये फर्स्ट आपकी जो रिवोल्ट था, फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवोल्ट था। फोर्थ है वास्को डिगामा फर्स्ट लैंडेड एट। वास्को डिगामा फर्स्ट कहाँ पे लैंड हुए? सूरत में। सर क्या बात कर रहे हो, सूरत नहीं, कालीकट में। तो यहाँ पे आएगा कालीकट। फिफ्थ है द डैश वॉज द फर्स्ट ट्रेड सेंटर ऑफ ब्रिटिश। अब सूरत जो था वो फर्स्ट ट्रेड सेंटर था हमारे ब्रिटिशर्स का, तो यहाँ पर लिख देंगे सूरत। तो ऊपर थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी, यहाँ पे आपका आंसर आएगा सेकंड वाले में सूरत। तो यहाँ पे इसे हम कर देंगे क्रॉस और ये आएगा आपका बी सूरत। अब आते हैं सी पे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट है द किंग ऑफ कालीकट अलाउड द पोर्टुगीज टू कैरी आउट ट्रेड इन इंडिया। तो ये आ जाता है ट्रू। सेकेंड, disputes between the British and the other European trade groups continued for many days। अब जो ब्रिटिश और अदर यूरोपियन ट्रेड ग्रुप्स थे उनके बीच में डिस्प्यूट्स बहुत टाइम से चल रहे थे और बहुत दिन तक चले, तो ये भी है ट्रू। जो नवाब सिराज उद दौला थे उन्होंने डिक्लेयर कर दी वॉर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये बिल्कुल आपका जो है या तो इन्होंने पोर्टुगीज के अगेंस्ट डिक्लेयर करी थी वॉर या फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो एक बार देखना पड़ेगा, थोड़ा माइंड ऑफ स्लिप ऑफ माइंड है। हाँ जी, तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर उन्होंने डिक्लेयर करी थी, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे ट्रू। फोर्थ, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्पार्क्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल इन द इंडियन आर्मी। ये भी है आपका ट्रू। फिफ्थ, द फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ ऑन 10th मई 57। 1957 नहीं, ये आपका
1857 बोल सकते हैं हम कि 1857 हुई थी। हाँ जी 1857 है, तो यहाँ पे हम इसे कर देंगे फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स। तो यही था गाइस चैप्टर में। आई होप चैप्टर आपको क्लियर होगा अच्छे से। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। हमने इसमें पढ़ा कि सबसे पहले तो कैलीकट में आपके वास्को डिगामा आए, उन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था इंडिया के लिए। फिर वहाँ पे यूरोपियंस, वहाँ पे पोर्टुगीज थे, उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया था कैलीकट में। फिर आपके यूरोपियन कंट्रीज आई वहाँ पे और उन्होंने पोर्टुगीज को डिफीट कर दिया। फिर इंग्लैंड जो थी उसने सारी यूरोपियन कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट शुरू कर दिया। फिर ब्रिटिशर्स के साथ जो है हमारे सिराज उद दौला ने ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी, उसमें नवाब साहब हार गए हमारे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई, फिर एक रिवोल्ट आया 1857 में जिसमें इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस करी गई थी इंडियन आर्मी में। तो उसके चलते जो काउ और पिग फैट था उसकी वजह से बहुत बड़ा रिवोल्ट आया और मेरठ में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, जिसमें सोल्जर्स ने मना कर दिया कि हमें राइफल यूज़ नहीं करेंगे। और एंड में आते आते आपका एक बहुत बड़ा ये चेंज आया कि इंडिया के पास भी पावर आई और वाइसरॉय और आपके जो इंडिया के सेक्रेटरी और जितने भी आपके सब टॉप पावर लोग होते हैं उन्होंने एक साथ बैठ के एक प्रॉपर रूल्स वगैरह बनाए और ये इंश्योर हुआ कि इंडिया में भी लोगों को हाई पावर दी जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी, सब चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। आप बस चैप्टर्स को पढ़ते रहे इस तरीके से। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।